हम अपनी पारंपरिक चिकित्सा आयुर्वेद की तरफ जाएं या फिर एलोपैथ पर यानी मॉडर्न साइंस पर भरोसा करें? करें तो क्या करें? चाहे आप हार्ट के रोगी हैं, चाहे आप लीवर के फैटी लीवर के रोगी, कोई भी बीमारी है, पहले कहें घी पिलाओ। घी भी तो रसायन ही है। हाँ बिल्कुल, घी रसायन है, लेकिन आज के इस भौतिक युग में घी शुद्ध मिल नहीं रहा। बहुत ज्यादा मिलावटें चल रही है, लोग गाय के नाम से घी बेच रहे हैं। वैसे हमारे पास मिल जाता है। बड़ी अच्छी बात है। मैं अपने रोगियों को अवश्य कहूँगा कि भाई आप उनसे अपनी माटी वालों से बात कीजिए, क्योंकि घी अगर मिलता है तो मैं कहता हूँ कोई भी बीमारी असाध्य नहीं है। लोग हलवा बनाते हैं, हलवे में खूब घी होता है, लेकिन घी जब तक कच्चा है कढ़ाई के चिपकता है, पकने के पश्चात कढ़ाई छोड़ देता है ना, इसका मतलब घी के कारण पकने दीवारों पर नहीं चिपका, वो पकने के कारण था। ऐसे ही शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या बीपी या हृदय रोग का होना आपका घी नहीं है, आपका पाचन संस्थान की कमजोरी है। जब पाचन सही हो जाएगा तो वही घी आपका फायदा करके आपको ताकत देकर आपके मल को बाहर निकालेगा। आप उसको नहीं लेंगे तो मल कैसे बाहर निकलेगा? बगैर घी के मल बाहर निकल नहीं सकता। इसलिए आयुर्वेद कहता है घी का प्रयोग। स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। अगर जिस भोजन में घी खाएंगे, मीठा खाएंगे, अमृत है, उसका प्रयोग करें। 99% लोग कहते हैं कि खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए, तो सिर्फ वैद्य सत्यप्रकाश आर्य ही इस बात पर क्यों जोर देते हैं कि खाने के दौरान पानी पीना चाहिए? आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है, अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने च अमृतम वारी। भोजने च अमृतम वारी यानी भोजन के बीच में पिया गया पानी अमृत का काम करता है। एलोपैथी की तो हर दवा गर्म है, और गर्मी आज पूरे वातावरण में है, अन्न में भी है, आहार में है, विहार में है, विचार में भी है। तो ऐसी अवस्था में मेरे ख्याल में तो आप स्वयं निर्णय करेंगे तो यही पाएंगे कि हमें आयुर्वेद में ही जाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव पैदा नहीं करती। आयुर्वेद रोग को समूल नष्ट करता है, और आयुर्वेद आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को पैदा करके रोग का इलाज करता है। जब से आप लोगों ने चाय का पीना शुरू किया, या खाली पेट गर्म पानी पीना शुरू किया, या खाली पेट फल खाने शुरू किए, या दोपहर का भोजन शुरू किया, तब से लोगों को शुगर की बीमारी बनी है। 10 साल से पहले शुगर इतना नहीं था। 10 साल में जितनी क्रांति आई शुगर की, मैं देख रहा हूँ उसका कारण शुगर। जमीन में केमिकल पेस्टिसाइड्स पड़ चुके हैं, जमीन दूषित हो चुकी है, और खान पान पर इसका सबसे ज़्यादा असर होता है और लोग बीमार हो जाते हैं। और हवा तो आप देख ही रहे हैं, प्रदूषित हो चुकी है, इससे भी लोग बीमार हैं। लेकिन असली समस्या है जब आप इलाज करते हैं और इलाज होने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट आप झेलते हैं, उससे कभी भी किसी गंभीर बीमारी होने का और खतरा बन जाता है और जान जाने का भय सताता है। तो करें क्या? हम अपनी पारंपरिक चिकित्सा आयुर्वेद की तरफ जाएं या फिर एलोपैथ पर यानी मॉडर्न साइंस पर भरोसा करें? करें तो क्या करें? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हमारे साथ हैं मशहूर वैद्य, नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है वैद्य जी। आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, हम आयुर्वेदिक चिकित्सा को एक माध्यम बनाएं अपनी बीमारियों में, गंभीर बीमारियों में, या एलोपैथिक चिकित्सा जो चल रही है, जिसे विज्ञान कहता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा से बेहतर एलोपैथिक चिकित्सा है। क्या सत्य है? किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि शास्त्र कहते चिकित्सा क्या है, भेषज क्या है। तो कहता सायु चिकित्सा सायु भेषज यह रोगान समेत न अन्य अन्य रोगम उदीरियत। जो किसी अन्य रोग को पैदा न करे और रोग का शमन कर दे, उसका नाम चिकित्सा है। अब आप स्वयं बताइए, क्या एलोपैथी साइंस की कोई ऐसी मेडिसिन है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, जिसका कोई रिएक्शन ना हो? तो इसका मतलब उसको हम चिकित्सा नहीं मानते। चिकित्सा आयुर्वेद की है। और जहाँ आपने पेस्टिसाइड्स का बताया है, विभिन्न प्रकार के केमिकल बताए हैं। अब सभी पित्त पंगु कपंगु पंगु मलधात्व वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। जिस तरह से आकाश के बादल वायु को जहाँ चाहते वहाँ ले जाकर के बादलों को वर्षा करा देते हैं, उसी तरह से शरीर के वात पित्त और कफजन्य रोगों को विकृत वायु जहाँ चाहती है वहाँ ले जाकर के उसकी वर्षा करा दी, वहाँ के रोग पैदा कर देती है। तो ऐसे काल में जब गर्मी अधिक है, केमिकल अधिक है, जहर की मात्रा अधिक है, यानी पित्त की मात्रा अधिक है,
तो हमें पित्त को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आयुर्वेद में तो लिखा है सनेन मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते, कि जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया। अब घी आप लोगों ने बंद करा दिया, उधर से केमिकल खा रहे हैं, वहाँ तेल शुरू करा दिया। आप सब्जी में मिर्च डाल के तेल डाल दीजिए, मिर्च का प्रभाव बढ़ जाएगा। लेकिन जिस सब्जी में मिर्च हो आप घी डालिए, मिर्च का प्रभाव खत्म हो जाएगा। यानी घी आपकी गर्मी को ख़त्म करता है। तो स्वयं आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको एलोपैथी में जाना चाहिए या आयुर्वेद में जाना चाहिए। एलोपैथी की तो हर दवा गर्म है, और गर्मी आज पूरे वातावरण में है, अन्न में भी है, आहार में है, विहार में है, विचार में भी है। तो ऐसी अवस्था में मेरे ख्याल में तो आप स्वयं निर्णय करेंगे तो यही पाएंगे कि हमें आयुर्वेद में ही जाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव पैदा नहीं करती। आयुर्वेद रोग को समूल नष्ट करता है, और आयुर्वेद आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को पैदा करके रोग का इलाज करता है। तो लेकिन लोगों का विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं। जब तक प्रूफ नहीं है, विज्ञान की भाषा में कहें तो लोग मानते नहीं हैं। और हम कहते तो हैं कि आयुर्वेद में जाना चाहिए, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब ऐसे तकरीबन हमारे पास जो रोगी आते हैं वो कहते हैं वैद्य जी पिछले 15 साल से परेशान हैं, दवाई खा खा करके परेशान हो गए, और अब इच्छा नहीं करती दवाई लेने की। अब तो चाहता भगवान उठा ले तो अच्छा है। ऐसी वो जब कामना कर रहे हैं, इसलिए हम तो अंतिम समय पर आपके पास आए हैं कि वैद्य जी क्या करना चाहिए। तो अगर हम उनसे पूछते हैं भाई आपको बताइए बीमारी क्या थी, एक छोटी सी बीमारी है पेट साफ की, वो कहते हैं जी मैं कब्ज रहती थी और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कब्ज की दवाई दे दी, कुछ समय बाद उसकी मात्रा ज़्यादा कर दी। अच्छा। कुछ समय बाद गए तो बोले भाई माइग्रेन भी हो गया, माइग्रेन की गोली शुरू कर दी। बोले उसके बाद सर्वाइकल शुरू हो गया, वो सर्वाइकल की भी एक शुरू कर दी। अब फिर कहने लगा भाई तेरा तो स्टोन बन गया है। अब स्टोन का भी इलाज चल रहा है, ना स्टोन ठीक हो रहा, ना सर्वाइकल ठीक हो रहा, ना माइग्रेन ठीक हो रहा। कब्ज की दवाई लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं ले रहे। अब ऐसी अवस्था में बोला भाई देखो आपने जो आज तक इलाज किया है वो किया है आपने रोग का, कब्ज थी तोड़ दिया, लेकिन आयुर्वेद कहता है भाई कब्जी क्यों थी, यहाँ लीवर कमज़ोर था तो लीवर की दवाई दीजिए, यहाँ इंटेस्टाइन कमज़ोर थी तो इंटेस्टाइन को ठीक कीजिए, अगर आपका पाचन संस्थान कमज़ोर है तो आप उसकी दवाई दीजिए। जब तक आप उसको मजबूत नहीं करेंगे तो बार बार आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। और आपको कब्ज के बाद ये जो होने वाली बीमारी है सर्वाइकल, माइग्रेन और अब पथरी होगी, ये बना ही नहीं है, क्योंकि आपने इलाज किया था कब्ज का, उन्होंने कर दिया। लेकिन किसी वैद्य के पास पहुंचते तो वैद्य आपको बताता कि आपका लीवर कमज़ोर है या आपकी इंटेस्टाइन कमज़ोर, उसका इलाज करता। तो अगली चीज़ें उससे जो बढ़ने वाली गैस थी, गैस सिर में गई तो आपका माइग्रेन हो गया, गर्दन में आ गई तो सर्वाइकल हो गया, और गर्मी अगर आपकी चली गई गाल ब्लैडर में तो गाल ब्लैडर की पथरी होगी, किडनी में चली गई तो किडनी की पथरी होगी। तो हम तो उस गर्मी को ख़त्म कर देते, उससे कब्ज़ को ख़त्म कर देते, अगली बीमारियाँ नहीं होती। तो आप घबराने की बात नहीं, मेरे पास आए तो आप निश्चिंत रहिए। अगर आपको 15 दिन में रिजल्ट मिले 90% आप ठीक है तो आप इलाज कराइए। अगर 15 दिन में हम कुछ नहीं कर पाते तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बोले जी ऐसा सुना था अब तक यूँ डर रहे थे कि दवाई तो धीरे धीरे काम करेगी। मैं क्यों, आयुर्वेद बाहर से आया, आयुर्वेद आपका भोजन है। आपने गुड़ की डली खाई, आप बता देते ना मुंह मीठा हो गया, मिर्च खाते मुंह जल जाती है ना, इसी गुड़ और मिर्च से हमने दवाइयाँ बनाई है। हमारी दवाई भी लेते ही काम करेगी। अच्छा, आज लोगे तो कल ही आप कहोगे रिजल्ट मिल गया। ये भ्रांतियां फैला दी गई थी आयुर्वेद का अपमान करने के लिए। आयुर्वेद धीरे धीरे इलाज करता है, आयुर्वेद उतनी ही जल्दी इलाज करता है जितनी मिर्च खाने पर तुरंत पता चल जाता है, पसीने आ जाते हैं, घाय न गर्मी करती। तो आयुर्वेद भी वैसा ही काम करता है, जैसे कि अंग्रेजी का इंजेक्शन होता है ना जो नस में लगता है, वैसे ही काम करेगा। और उसी आधार पर आप कहते हैं जी मेरी पथरी का दर्द कितने दिन में ठीक हो जाएगा, मक्कल पथरी का दर्द हो जाए तो मुझे बता देना। जब भी पथरी का दर्द होगा चूरा बनेगा आपका, ये समझो, और वो आपका ठीक होता जाएगा, चूरा बनकर आपकी चीज़ निकल जाएगी और आप सदा के लिए ठीक हो जाएगी। तो एक क्योंकि हम अक्सर इससे पहले भी बात कर चुके हैं और बहुत सारे वैद्य माटी इंडिया पर आए हैं पहले भी, और आज सत्य प्रकाश आर्या जी दूसरी बार माटी इंडिया में आए हैं। तो एक और कॉमन सवाल लोगों का मेरे को मेल के थ्रू भी आता है और कई लोग व्हाट्सएप भी करते हैं और वीडियोज़ में कमेंट भी करते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा भी अब सस्ती नहीं रही, वो भी महंगी हो गई है, और जितनी एलोपैथी वाले डॉक्टर्स चार्ज करते हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी उतना ही चार्ज करने लगे हैं और दवाइयाँ भी बहुत महंगी हो गई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण आयुर्वेद नहीं है, उसका कारण ये एलोपैथी साइंस है।
कि इन्होंने विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड्स खिला करके आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को बिल्कुल खत्म कर दिया। पहले लोग घी दूध खाते थे, इम्यूनिटी पावर पूरी थी, थोड़ी सी दवाई देते रिजल्ट आता था। अब हमें खाली चूर्ण से काम नहीं हो रहा, अब हमें भस्मों का योग देना पड़ता है, रस और रसायन का प्रयोग करना पड़ता है। अगर मैं आपको सोने की भस्म खिलाऊंगा तो आप देखिए किस रेट पर चली जाएगी, क्योंकि आपने जिन दवाओं का प्रयोग किया उन्होंने आपकी इम्यूनिटी पावर को खत्म करके रोग से लड़ने की ताकत बिल्कुल कमजोर कर दिया, और साधारण दवाई काम नहीं कर रही। आप थके हारे मेरे पास आते हैं और मैं आपको साधारण दवाई दूंगा तो फिर उन वाली बात सत्य हो जाएगी, आयुर्वेद तो धीरे धीरे काम करेगा। लेकिन जिस आयुर्वेद का मैं इलाज करता हूँ, मैं कहता हूँ अगले दिन आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वहाँ क्योंकि मैं रस और रसायनों का प्रयोग करता हूँ, जब आप रस और रसायनों का प्रयोग करेंगे तो तुरंत रिजल्ट भी देगा। कॉस्टली तब होगा जब आप ठीक नहीं होंगे। मैं आपके किसी अन्य रोग को पैदा नहीं कर रहा, कोई साइड इफेक्ट नहीं कर रहा, और आपकी बीमारी को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में इसको महंगा नहीं बोलता। महंगा तो वो है आपने इलाज करा लिया और इलाज भी नहीं हुआ, 2 रोग और पैदा हो गए, वहाँ तो कहेंगे भाई महंगा है। नहीं तो ये दवाइयाँ जो हैं आयुर्वेद सबसे सस्ता इलाज है। और मैं आजकल देखता हूँ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बिल होते हैं एलोपैथी वालों का, हमने देखा है। और आए दिन आप टीवी पे भी देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, एक एक हॉस्पिटल में कितने कितने बिल बन गया। वहाँ तो हमारी तो 4,500 की 5,000 की दवाई खा ली आदमी ने, उसमें 90% रिजल्ट है। वहाँ लाखों का बिल दिखा के भी नहीं कहा जी हम तो जैसे गए थे वैसे आ गए। तो आयुर्वेद महंगा नहीं है, आयुर्वेद बहुत सस्ता है, जो आपके किसी अन्य रोग को पैदा नहीं कर रहा, आपके अंदर रोग से लड़ने की ताकत पैदा कर रहा है और आपको जीवन देगा, क्योंकि आयुर्वेद जीवन है। तो अब हम जो विषय परक बात कर लेते हैं बीमारियों को लेकर, कि क्योंकि सवाल ये जनता की तरफ से ही मेरे पास आते हैं कि आप इन विषयों पर बात करिए। हाँ, तो हम उन विषयों पर बात कर लेते हैं ताकि जो जिस मकसद से हम बैठे हैं उसका आउटकम लोगों को मिल सके। बिल्कुल। तो एक बहुत कॉमन बीमारी है और वो बढ़ रही है लगातार। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे केसेस दिखते हैं। तो उनमें से एक केस है जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं ना चेहरे पर, बॉडी पर, कई बार पूरे शरीर को घेर लेते हैं। तो आयुर्वेद में इस बीमारी को क्या कहते हैं? क्या पहले से होती रही है? इसका कैसे इलाज संभव है? क्या पूरी तरीके से ठीक हो पाते हैं, या इसमें भी फिर कोई इलाज नहीं है आयुर्वेद में? ऐसा क्या है इसके बारे में? नहीं, पहली बात तो आयुर्वेद तो स्पष्ट कहता है, जन्म जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते तस्य शांतई जप तप होम सुरार्चनई। जो पूर्व काल के कर्म हैं उनसे भी अगर कोई व्याधि पैदा होगी हम उनको भी ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब आयुर्वेद में कोई असाध्य नहीं। और रही बात सफ़ेद दाग की, इसको स्वित्र कुष्ठ आयुर्वेद में बोलते हैं। और ये भी लीवर में एक रंजक पित्त होती है जो रंगने का काम करती है। वो रंजक पित्त जब कम काम करती है या नहीं बनती है तो रंगने का काम खत्म हो जाता है और त्वचा सफ़ेद होने लग जाती है। अच्छा, यानी कि लीवर का रोग है ये। और लीवर में जब गर्मी अधिक हो जाती है तो रंजक पित्त बनना बंद कर देते हैं और वहाँ स्वित्र कुष्ठ पैदा हो जाता है। और आयुर्वेद तो कहता है भाई लीवर का नाम ही लीवर इसलिए कि वही पूरे शरीर को चला रहा है। आप लीवर को ठीक करने के लिए हमारे कहता है, क्योंकि लीवर खराब होता है पित्त की अधिकता से, तो आयुर्वेद कहता है पित्त वीर्यचनाथ, ऐसी औषधियाँ दीजिए जिससे आपका पित्त निकल जाए। लेकिन वो दवाई ऐसी होनी चाहिए जो आपके अंदर रक्त का निर्माण करे। तो आयुर्वेद में जैसे गोखरू है, चिरायता है, कुटकी है, आपका पुनर्नवा है जिसको पुनः पुनर्नवती थी पुनर्नवा, ये सभी औषधियाँ आपके लीवर के लिए। और ये लीवर जब आपका ठीक हो जाएगा तो उसमें रंजक पित्त बनना शुरू हो जाती है और वह रंजक पित्त आपके स्वित्र कुष्ठ को जड़ से खत्म कर देती है, दोबारा नहीं बनेगा। लेकिन आयुर्वेद कहता है पथ्य सेविन किम भेषजम, कि आप परहेज कीजिए, बगैर परहेज के कोई औषधि काम नहीं करेगी। अपथ्य सेविन किम भेषजम, और अगर आप बद परहेजी करेंगे कोई दवाई काम नहीं करेगी। मैं आपकी अग्नि को बुझाता रहूँगा, आप अग्नि जलाते रहिए तो मेरा भी काम चलता रहेगा। अगर आपको सदा ठीक रहना है तो आपको परहेज रखना पड़ेगा। अब यहाँ स्वित्र कुष्ठ में हम परहेज बताते हैं, क्यों बनता क्यों है, क्योंकि लीवर की कमजोरी है, रंजक पित्त की अधिकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपका आहार विहार है, जैसे ज़्यादा गुस्सा करने से हमारे अंदर पित्त की अधिकता हो जाती है और पित्त लीवर में जाता है तो वो आपकी रंजक पित्त को इफेक्टेड करता है। और जो हम लोग जो है अचार के साथ है, जैसे आम का अचार ले रहे हैं उसके साथ दूध ले लेते हैं, ये एक विपरीत भोजन है। मछली के साथ जो दूध लेते हैं ये विपरीत भोजन है। जो गरम गरम सब्जी खा रहे हैं उसके साथ जो चिल्ड वाटर ले रहे हैं ये विपरीत भोजन है। विपरीत भोजन के करने से हमारे अंदर स्वित्र कुष्ठ पैदा हो जाता है, तो हमें इनको छोड़ना पड़ेगा।
लेकिन इन सब के साथ मैंने आपको बताया ना कि हमारा घी जो अमृत है, अगर आप घी को सेवन करेंगे और घी भी आपका शुद्ध हो, गाय का घी मिल जाए, गाय का नहीं मिले चलो भैंस का मिल जाए, अगर आप शुद्ध घी का प्रयोग करेंगे तो आपके प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ पंचकर्मा से पहले पूर्व कर्म आता है और पूर्व कर्म में भी घी ही पिलाते हैं, चाहे आप किडनी के रोगी हैं, चाहे आप हार्ट के रोगी हैं, चाहे आप लीवर के फैटी लीवर के रोगी, कोई भी बीमारी है पहले कहें घी पिलाओ। घी भी तो रसायन ही है। हाँ बिल्कुल, घी रसायन है, लेकिन आज के इस भौतिक युग में घी शुद्ध मिल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा मिलावटें चल रही है, लोग गाय के नाम से घी बेच रहे हैं। वैसे हमारे पास मिल जाता है। बड़ी अच्छी बात है, मैं अपने रोगियों को अवश्य कहूँगा कि भाई आप उनसे अपनी माटी वालों से बात कीजिए, क्योंकि घी अगर मिलता है तो मैं कहता हूँ कोई भी बीमारी असाध्य नहीं है, क्योंकि घी एक ऐसी चीज़ है जो दीप्त अंतरग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्ण दृढ़ इंद्रिय मंद रह नित्य रसायन से भी पुरुषो प्रतिष्ठा, अगर जो आपकी अग्नि को दीप्त करता है। सबको बीमारी है अग्नि दीप्त नहीं, भूख नहीं लगती। प्रत्यग्र धातु बलवर्ण से आपके बल वर्ण और धातुओं का निर्माण करना, उनको अच्छे से करता है, आपके बुढ़ापे को दूर करता है, अकाल मृत्यु को दूर करता है, ऐसी चीज़ घी है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आज के इन मॉडर्न डॉक्टर्स ने सबसे पहले घी पर कुल्हाड़ी चला दी, आते ही घी बंद कर दीजिए। मैं कई बार रोगी आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, जैसे वो हार्ट का रोगी है, मैं कहता हूँ भाई आपको डॉक्टर ने क्या परहेज बताया? बोले जी डॉक्टर ने कहा घी नहीं लेना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। मैं आपने घी बंद कर दिया? बोले जी पिछले 10 साल हो गए घी बंद कर दिया। मैं गोली बंद हुई? बोले नहीं जी। मेरा फिर मरना है तो खा के मर, अगर गोली रोजाना खानी है तो घी तो खा ले, जिससे ताकत तो आएगी। अरे घी तो एक ऐसी चीज़ है, पूर्व काल में हमारे यहाँ गरीब से गरीब जो जच्चा होती थी 10 किलो घी खिलाते थे। वो कभी व्यायाम नहीं करती थी, लेटी रहती थी, लेटे लेटे हजम होने वाली चीज़ है घी। और जिस डॉक्टर ने घी को बंद करा, क्या आपने उसको उसने क्या कहा आपको? बोले उसने कहा ड्राई फ्रूट खा लेना। अरे 2 बादाम हजम करने के लिए 400 डंड मारी जाती हैं। जब 2 बादाम हजम होते हैं, आपको हजम घी जो लेटे लेटे हजम होता है वो तो बंद करा दिया, और आपको बादाम पिला रहे और आपको चाय पिला रहे हैं ना। बोले हाँ जी, चाय का परहेज नहीं बताया। लेकिन अगर आपका बीपी लो हो जाए तो डॉक्टर क्या कहते हैं? अब जी चाय पिलाइए, पहले बिस्कुट और चाय खिला दो और गोली लेनी है। क्यों लेनी है? अगर नहीं लोगे तो बीपी बढ़ जाएगा। अरे जब बीपी को बढ़ाती है चाय और कॉफ़ी, आपका बीपी क्यों नहीं बंद कराया उसने? क्योंकि चाय को पिलाने से आपका रोज़ाना बीपी बढ़ेगा, आप रोज़ाना गोली खाते रहिए। इसलिए आपको बहुत ही भ्रांतियों में डाला गया है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, जिससे आपको रोगी बनाया जा रहा है और लगातार आप दवाइयों का प्रयोग करते रहें। इसलिए आपको ऐसी चीज़ें दी जा रही है कि वो आपको एक बार शुरू होगी तो शुरू होगी, इसलिए वो कहते हैं अब तो शुरू होगी, आप बंद नहीं करेंगे, और सारी ज़िंदगी परेशान, रोगी भी परेशान, उसके घर वाले भी परेशान, जीवन नरक हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे सफ़ेद दाग की, तो क्या ये सफ़ेद दाग एक ही तरह का होता है या अलग तरीका होता है, या ये क्या ये वंशानुगत भी हो सकता है, माता पिता से बच्चों में आ सकता है, ऐसा डर भी रहता है? हाँ, वंशागत के प्रति भी हमारी एक गलत भ्रांतियाँ हैं। कई बार डॉक्टर कहते हैं जी आपके जेनेटिक है, ये 16 साल के बाद हुआ, लेकिन आयुर्वेद कहता है कोई भी जेनेटिक जो बीमारी है वो जन्मजात होनी चाहिए। बच्चा पैदा हुआ उसी समय अगर स्वित्र कुष्ठ है तो वो है जन्मजात, वो ठीक नहीं हो सकता। अच्छा। लेकिन जन्म के पश्चात 2 साल बाद, 1 साल बाद या 10 दिन बाद हुआ तो वो सभी चीज़ें ठीक हो सकती है। जन्मजात नहीं, इसकी कोई प्रकार नहीं होते, एक ही प्रकार का ही है, और बड़ी आसानी से हम आयुर्वेद में इसको ठीक करते हैं। और पिछले 38 वर्षों से मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। तो कैसे इलाज करते हैं आप, क्या तरीका अपनाते हैं, क्या दवाएं देते हैं? हाँ, आयुर्वेद ये कहता है किसी भी रोग को ठीक करने के लिए पेट को साफ कीजिए, अग्नि को तेज कीजिए और अंगों को मजबूत कीजिए। अब यहाँ अंग है कमजोर लीवर, तो लीवर को मजबूत करने के लिए जैसे पुनर्नवा है, पुनः पुनर्नवतीति पुनर्नवा, जो शरीर में मरी कोशिकाओं को जिंदा करे उसके नाम पुनर्नवा है, तो हम पुनर्नवा का प्रयोग करते हैं। वहाँ दूसरा शब्द है गोखरू, गोखसुर। यह गोखरू जो वीर्यवर्धक है, जिस घी का मैं जिक्र करता हूँ, कि जो शरीर में वीर्य को पैदा करता है, उस गोखरू का प्रयोग कराते हैं, जिससे अंदर वीर्य बने और वो आपकी बढ़ती हुई गर्मी को खत्म कर दे, बार बार ना बढ़े। और तीसरा है आपका पेट साफ करना, उसके लिए पेट साफ की औषधियाँ देते हैं। तो ये परमानेंट इलाज होता है कि भाई आपका लीवर मजबूत हो गया, अंदर वीर्य धातु का निर्माण हो गया, गर्मी बढ़े नहीं बढ़ेगी तो स्वेत कुष्ठ नहीं होगा और आप सदा के लिए ठीक हो गए। कोई बाजार में भी कोई स्पेसिफिक दवा मिल जाती है या इसमें भी ऐसा कुछ होता है, आयुर्वेदिक दवाएं? हाँ देखिए, आयुर्वेद की दवाइयाँ बाजार में मिलती हैं, लेकिन अगर बाजार में ही मिल जाती सभी दवाइयाँ तो वैद्य की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि प्रत्येक रोग में नाड़ी विज्ञान का बड़ा महत्व है।
अच्छा। आपकी प्रकृति कौन सी है। आप वात प्रकृति के हैं तो आपको अलग दवाई दी जाएगी, पित्त प्रकृति के हैं श्वेत कुष्ठ एक अलग इलाज किया जाएगा, कफ प्रकृति के हैं तो उससे एक अलग इलाज दिया जाएगा। अच्छा। तो हम उसको कैसे दे सकते हैं? अच्छा। इसलिए आपने देखा पूर्व काल में फार्मेसी नहीं बनती थी, वैद्य खर लेके बैठे, आपको देखा, दवाई का निर्माण किया और खिला दिया। तो उसी सिद्धांत पर हम चलते हैं और उसी सिद्धांत पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाजार में अगर दवाई सेल होगी तो उसकी एक तो गुणवत्ता नहीं रहेगी, दूसरी उसकी प्रकृति कौन देखेगा। अपनी चीज़ को आपने अपमानित करना है, आयुर्वेद को अपमानित करना है तो भले ही हम बाजार में भेज दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम अपनी दवाइयाँ नाड़ी देख के या उससे वार्ता करके कोई कौन सी प्रकृति उसको खूब जांच पहचान करके फिर उसकी औषध का निर्माण करते हैं। एक ही औषधि होती है तो हम भी कर देते हैं, अलग अलग औषधियाँ वो दे करके और उसको खिला करके ठीक करते हैं। आपको 15 दिन में आपको लगे कि हाँ त्वचा में रंजन शुरू हो गया तो आप प्रयोग कीजिए। साइड इफेक्ट कुछ नहीं, इसकी गारंटी है, लेकिन कितने दिन में ठीक हो गए वो 10-15 दिन की दवा खाने के पश्चात आपको पता चलेगा। तो अगली बीमारी की तरफ हम लोग जाते हैं, और अब जो दूसरी बीमारी है वो एक गॉल ब्लैडर में स्टोन होना की समस्याएं बहुत कॉमन है वैद्य जी। तो गॉल ब्लैडर में एक तो पहले आप ये समझाइए कि स्टोन कैसे बनता है और इसका परमानेंट इलाज क्या है। क्या कोई एलोपैथी की सर्जरी की तरफ जाना चाहिए या आयुर्वेद में एकदम बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने का कोई तरीका है, क्या है? देखिए आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है, अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने च अमृतम वारी। भोजने च अमृतम वारी यानी भोजन के बीच में पिया गया पानी अमृत का काम करता है। और आपको कब्जी हो गई है तो आप पानी का प्रयोग कीजिए, वहाँ ये आपकी औषध का काम करता है। और जब आपका भोजन पच गया है फिर आप पानी पीते हैं तो ये बल देने वाला है। लेकिन आज विपरीत हो गया, सभी लोग भोजन के बीच में पानी नहीं पी रहे। वो कहते हैं जी हमें तो बताया गया 1.5 घंटे बाद पीना है। लेकिन आयुर्वेद में भोजने से अमृतम वारी, भोजन के बीच में जो पानी पिया है उसको अमृत कहा गया है। लेकिन कैसे पीना चाहिए? मुहुर्मुहुः वारम वारम वा जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम करितव्यम्। तक बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते, घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। अगर 2 टूक खाए गुट पानी, अगर ऐसे आप पानी पियोगे कभी पथरी बन ही नहीं सकती। पथरी का मुख्य कारण यही है कि आप भोजन के बीच में पानी नहीं पी रहे। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप जो दोपहर में भोजन करते हैं, सुबह आप हल्का भोजन करते हैं। ये जो सुबह हल्का भोजन किया, क्योंकि प्रकृति विपरीत आपने काम किया है। सुबह सुबह प्रकृति में कफ बढ़ता है, आपको हैवी डाइट खानी चाहिए, भरपेट भोजन करना चाहिए। लेकिन आप भरपेट भोजन नहीं करते, वहाँ ब्रेकफास्ट नाम की चीज़ आपको दे दी गई है। ये कोई चाय पी रहा है, कोई दूध पी रहा है, कोई फल खा रहा है, ये सब एसिडिक है। जब प्रकृति में कफ बढ़ रहा है तो सुबह सुबह आप एसिड की चीज़ या हल्की चीज़ें लेंगे तो प्रकृति विपरीत होगी, वहाँ आपके अंदर एसिड बढ़ गया और वो एसिड जब गॉल ब्लैडर में चला जाता है तो गॉल ब्लैडर की स्टोन हो जाएगी। वो एसिड आपकी किडनी में चला गया तो किडनी की स्टोन बन गई। वो एसिड पैनक्रियाज में चला गया तो पैनक्रियाज की स्टोन बन गई। और आजकल तो यहाँ भी बनने लग गया गलाफू में, यहाँ रुक गया क्योंकि जो कच्चा रस है वो पित्त की अधिकता से सूख जाता है और सूखे हुए का नाम पथरी। जो आम रस कहते हैं ना, जो हम खाते हैं, रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस ततो अस्थि अस्तनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जो खाते उसका रस बनता है। रस से जब रक्त नहीं बनता, आम रस बनता है, कच्चा रस बनता है। वो कच्चा रस जहाँ रुक जाए, गर्मी से वो सूख जाए या वायु से सूख जाए, उसका नाम पथरी। अच्छा। तब गर्मी बढ़ी कहाँ? जब आपने दोपहर में भोजन किया। गर्मी कहाँ बढ़ी? जब आपने भोजन के बीच में पानी नहीं पिया। तो ये गर्मी के कारण है, आप इनको दूर कर दीजिए। अब बन गई है तो क्या करें? इसके लिए आयुर्वेद का स्पष्ट सिद्धांत है। अगर जैसे आप कफ को वायु मिली, वो सूख गया, वहाँ पित्त ला दीजिए तो वो आएगा, उसको डिजोल्व कर देगा। तो हमारे यहाँ चूरा बना करके हम निकाल देते हैं। हमारे यहाँ दवाई से कभी ये नहीं को बीच में नाली में फंस जाएगी, क्योंकि वहाँ हम कोई हाई प्रेशर की दवाई नहीं देते, पेशाब एकदम दबाव से आएगा, वो नाली में फंस जाता है। आयुर्वेद उसको चूरा बना करके निकालता है, चाहे कितना साइज हो, कितना बड़ा हो, और उसमें कोई डर नहीं रहता कि इमरजेंसी आएगी। कभी दवा शुरू करने के बाद कभी दर्द ही नहीं हो सकता है, क्योंकि दर्द तभी होता है जब उस स्थान विशेष पर वायु की अधिकता होती है। जब हम पेट साफ करेंगे वायु बढ़े नहीं गी, और वायु बढ़े ही नहीं गी तो फिर दर्द क्यों होगा? क्योंकि बगैर वायु के दर्द नहीं होता। आकुंचनम प्रसारणम उन्मेषम निमेषम या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे सहवातेन। अगर जो फैलना सिकुड़ना खोलना बंद होना सब वायु के द्वारा है, और जब वायु आपने कंट्रोल कर दिया तो बीमारी रहती नहीं। इसलिए हमारे यहाँ गॉल ब्लैडर के, मैं ये कहता हूँ कि 110% जो है रोगी ठीक होते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें हमें कोई संशय नहीं। ऐसे ही श्वेत कुष्ठ में हमारे कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। हम आयुर्वेद के सिद्धांत को जीते हैं, उसी का प्रयोग करते हैं, अपनी औषधियों का हम खुद निर्माण करते हैं।
और जिस ढंग से औषधि का जिस ऋतु में औषधि लेनी चाहिए उसी ऋतु में औषधि ले करके उसका निर्माण किया जाता है और उस औषधि को भावों से भावित करके रोगी को दिया जाता है। अभी आपने इस दौरान बात की कि खाने के दौरान पानी की, लेकिन मैं जितने भी चाहे वैद्य हो, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, या जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पर भरोसा करते हो, ऐसे एक भी व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला जो आपके तर्क पर राय रखते हो। 99% लोग कहते हैं कि खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। तो सिर्फ वैद्य सत्यप्रकाश आर्य ही इस बात पर क्यों जोर देते हैं कि खाने के दौरान पानी पीना चाहिए? क्योंकि मैंने जिन मंत्रों का जिक्र किया है, जिन श्लोकों को सुना है, आपने जितने लोग देखे होंगे किसी ने श्लोक नहीं बताया होगा। मैंने तो आपको श्लोक बताया, एक नहीं 3 बताए। ये महर्षि चरक कहता है, मैं नहीं कहता। और मॉडर्न साइंस भी क्या कहती है कि जो आपका आमाशय का हिस्सा है, इस आमाशय का 1/4 आप सॉलिड से भर दीजिए, 1/4 जल से भरिए और 1/4 वायु से खाली कर दीजिए। अब आपको मिलान करना है, ये फोम ले लीजिए। फोम में अगर आप शहद डाल देते हैं वो अंदर नहीं जाएगा और उसके ऊपर पानी डाल दिया, सारा सूख जाएगी ना। आपकी छोटी आंत खाए हुए भोजन को एब्जॉर्व करती है, सोखती है। और जब उसमें गाढ़ा जाएगा या टाइट जाएगा तो कैसे सोखेगी? जो नहीं सोखेगी तो उसका परिणाम क्या होगा? आपको हाइटस हर्निया बन जाएगा, आपको अम्बलाइकल हर्निया बन जाएगा, आपको जो है टेस्टीज का हर्निया बन जाएगा, नहीं तो माइग्रेन बन जाएगा, सर्वाइकल बन जाएगा, क्योंकि आपने वायु को रोक दिया। आपकी आंत में वो सूखा अन्न जो था, वो जो गाढ़ा था, वो रुक गया जाके। आप जितना लिक्विड डालेंगे तो कहीं रुक नहीं सकता ना। इसलिए हमारे कहावत है खाई के लंगी, कि भोजन के बीच में इतना पानी पीना चाहिए कि खाते ही आपको पेशाब जाना चाहिए। इसलिए दूसरी कहावत भी है कि आपको भोजन को पीना चाहिए। आप भोजन को कैसे पिएंगे? बगैर लिक्विड बनाए, चाहे उसको चबा के लिक्विड बनाइए, चाहे पानी मिला के लिक्विड बनाइए, तो कैसे करेंगे? इसलिए आयुर्वेद, और मैं तो 38 वर्ष हो गए, मैंने तो प्रत्येक रोगी को भोजन में पानी पिलाया। जिनको एसिडिटी रहती थी वो ठीक हो गई। सर्वाइकल, माइग्रेन, कब्जी तो भोजन के बीच में पानी पीने से ही ठीक हो जाती है। जिसको ये एसिड को असाध्य रोग बोलते हैं, आप उनको भोजन के बीच में पानी पिला के देखिए, तीसरे दिन कहेगा जी अब तो एसिड बनता ही नहीं। क्यों बनेगा? क्यों? एसिड बनने का कारण क्या? कि हमारे शरीर में केमिकल है बहुत ज़्यादा, और वो भोजन कहीं रुक गया, उससे आगे केमिकल जा नहीं पाए, वो केमिकल ऊपर आते हैं, ऊपर आएंगे, ओवरफ्लो करेंगे तो कहेंगे एसिडिटी हो रही है जी। आमाशय से ऊपर आएगा तो जी हाइटस हर्निया हो रहा है। जब कहीं कुछ रुकेगा नहीं तो सब लैट्रिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा। जितना डाइजेस्ट होना डाइजेस्ट हो जाएगा, जितना आंतों को एब्जॉर्ब करना वो कर लेगा और आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए मुझे इस बात में कोई संशय नहीं। और मैं भी आज 62 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं खूब घी खाता हूँ, पानी पीता हूँ, खाने खूब भोजन के बीच सारा दिन पानी पीता हूँ। सुबह भोजन करता हूँ, शाम को करता हूँ, दिन में कभी नया भोजन करते, पानी पी। ठीक। तो अगला रोग है शुगर। वैद्य जी, मैंने क्योंकि 18-19 साल टेलीविज़न में काम किया और स्टूडियो के अंदर हम लोग रहते थे, तो मैं देखता था कि बहुत सारे लोग जो अपना ब्रेकफास्ट, लंच छोड़ते थे, मतलब उनकी इरेगुलर लाइफ होती थी। तो मैंने देखा कि इन वर्षों के दौरान वो अक्सर ज़्यादातर लोग शुगर पेशेंट निकलते थे या हो जाते थे इस दिनचर्या के दौरान या इस पूरे परिक्रमा के दौरान। तो ये शुगर जो है, ये क्या लाइफस्टाइल, ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है? और अगर ये होता है तो, क्योंकि हमारा जो मॉडर्न साइंस है वो तो बहुत तरह के कहता है कि पर फिर कोई इलाज है नहीं, तो क्या आयुर्वेद में इसका इलाज है और क्या कैसे होता है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। देखिए, आयुर्वेद में शुगर को 20 प्रकार का माना गया है, जिसको प्रमेह कहते हैं। प्रचुरम वारम वारम वामेहन मूत्र त्यागम करोति इति प्रमेह। उसकी वहाँ पहले परिभाषा होती है, पेशाब ज़्यादा जाना ही शुगर है। लेकिन मॉडर्न साइंस 2 प्रकार का शुगर मानती है। जब आपका इंसुलिन विकृत हो जाता, अंदर से इंसुलिन नहीं बनता, तो कहता है भी आप शुगर के रोगी हो गए। यानी हमारे 18 प्रकार को ये मानता ही नहीं है। और वैद्य जो है, जब नाड़ी देखते थे ना, वो पहले पूर्व रूप बताते थे। अब भाई बीमारी आने से पहले ही, जैसे तूफान आ रहा है उससे पहले काग घूमने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे, चिड़िया भागने लग जाएंगे, अभी तूफान आ रहा है, ये पूर्व रूप है। तो ऐसे ही वैद्य भी एक नाड़ी देख के पूर्व रूप में जानता था। जैसे ही आपके पैरों की जलन शुरू हुई, या नसों में रात को लेटते थे पिंडलियों में दर्द हुआ, या काम करने की इच्छा खत्म हो गई, या नींद नहीं आ रही आपको, या पूरा शरीर अकड़ा हुआ मिलता है, तो आयुर्वेद कहता है ये शुगर का पूर्व रूप है। और जब आप पूर्व रूप को ही ठीक नहीं करेंगे, विकृत हो जाएगा, फिर वो रूप पर आता है, फिर उपशय पर आता है, संप्राप्ति पर ये लोग काम करते हैं। इसलिए कहते हैं शुगर असाध्य है। लेकिन हम नाड़ी देख के ये बताएंगे पूर्व रूप पर बैठा है,
अभी रूप पर है या उपसय पर है या संप्राप्ति आ गई। संप्राप्ति आ गई तो वहाँ भी सिर्फ वातज प्रमेह को हम ठीक नहीं कर सकते, बाकी सभी प्रमेय जो 20 प्रकार में 19 प्रकार के हम ठीक करते हैं। और प्रमेय कोई रोग नहीं है, प्रमेय आपकी एक भोजन की व्यवस्था है। जब से आप लोगों ने चाय का पीना शुरू किया, या खाली पेट गर्म पानी पीना शुरू किया, या खाली पेट फल खाने शुरू किए, या दोपहर का भोजन शुरू किया, तब से लोगों को शुगर की बीमारी बनी है। 10 साल से पहले शुगर इतना नहीं था। 10 साल में जितनी क्रांति आई शुगर की, मैं देख रहा हूँ उसका कारण शुगर है। हम अपने रोगियों को, शुगर के जो रोगी आते हैं उनको कहते हैं पहले तो सुबह उठते ही भरपेट रोटी खानी है भाई, चाहे वो दही के साथ खा, सब्जी के साथ, दाल के साथ भरपेट रोटी खा ले, क्योंकि सुबह सुबह भरपेट रोटी खाने से आपके अंदर गर्मी नहीं बढ़ेगी और वो गर्मी जो आपके पेट को साफ करेगी। जब अच्छे से पेट साफ हो जाएगा, शुगर वाले तकरीबन रोगी पेट के मिलते हैं, पेट साफ नहीं होता उनका, तो पेट साफ होने लग जाएगा। तो ये भी क्या शुगर भी क्या वंशानुगत होता है या आ सकता है क्या बच्चों में माता पिता से, क्या ऐसी संभावनाएं होती हैं? बिल्कुल, हमारे शरीर का निर्माण तो सभी चीज़ें सभी के अंदर होते हैं, हर रोग के हमारे अंदर है। जिस रोग की अधिकता बन जाएगी वही रोग पैदा हो जाएगा। पहले कैंसर नहीं होता था, आज कैंसर आ रहा है। पहले शुगर नहीं होता था, शुगर आ रहा है। यानी आपने देखा अमरूद में कीड़ा हो जाता है, कोई बाहर से सुराख नहीं, अंदर कीड़ा हो गया ना। दूध के अंदर एक बैक्टीरिया पैदा होता है जो दही बना देता है, क्योंकि एक विशेष तापमान है। वात पित्त कफ की कम और ज़्यादा की अधिकता के कारण जब वो वात और पित्त जो है आपके पैनक्रियाज में जाके बीटा सेल से काम कराना बंद करा देता है, उसका नाम शुगर है। अब जन्म से जो बच्चों को होता है, उनके माँ बाप खूब चाय का प्रयोग करते हैं, उनको ज़्यादातर शुगर है। जो माँ बाप खूब चाय पीते हैं उनके तकरीबन बच्चों को वंशानुगत शुगर मिलेगा। जिनके बाद में शुगर हुआ है वो सभी ठीक हो जाएंगे। तो आप चाय को बंद कर दो। एलोपैथी साइंस तो कहती है मीठे से शुगर बढ़ता है। तो क्या मतलब मीठे से ही, मैं अगली बात यही पूछना चाह रहा था कि मतलब शुगर का एक मिथ भी है कि ये मीठा बहुत खाता होगा तभी इसको शुगर हो गई है। तो क्या ये एक पक्ष है या ऐसा ही होता है? जो देहात का आदमी है वो गुड़ खाता है, 1-1 किलो लड्डू खा जाता है, लेकिन शुगर बहुत कम मिलता था क्योंकि वो दूध का प्रयोग करता था, दही का प्रयोग करता था। आज वहाँ भी पतीली भर करके चाय बनने लगी। नहीं तो शहर वाले आदमी को शुगर होता था जो दिन में कई बार चाय पीते थे और समोसे या नमकीन खाते थे, मीठा तो खाते ही नहीं थे, वहाँ शुगर था। शुगर का स्वभाव मीठे से नहीं है। मैंने बताया ना, शुगर का मुख्य कारण है वात और पित्त की अधिकता। जब वात और पित्त दोनों इकट्ठे होकर के आपके पैनक्रियाज में चला जाते हैं तो वो शुगर को पैदा करते हैं। और वात पित्त कभी मीठे से पैदा नहीं होता, क्योंकि मीठा तो कफ वर्धक है, तो कैसे बनाएगा? हाँ, अगर मीठे को आप उबाल के लोगे तो पित्त को बढ़ाएगा, ये शुगर बढ़ा देगा। और मीठे को पानी में घोल के लो, ठंडा हो जाएगा, ये कफज हो जाएगा, शुगर को ख़त्म कर देगा। तो ऐसे ही शुगर जो है, क्योंकि ये तो शरीर के अंदर पावर देता है, इसलिए जो हमारे यहाँ रस है, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, सबसे ताकतवर मधुर है। ये मधुर को आपने बंद कर दिया और वही सबसे उत्तम था और वही सबसे पहले हमारी प्रकृति ने निर्माण किया, वो आपने बंद कर दिया तो अगली धातुओं से तो शरीर विनिष्ट हो जाएगा। इसलिए शुगर के रोगियों को दिखना बंद हो गया, सेक्सुअल कमजोरी आ गई है, काम करने की इच्छा नहीं रही, आंखें कमजोर हो गई, घुटने चले गए, क्योंकि सबसे ताकतवर जो चीज़ थी वो शुगर था, मीठा था, वो आपने बंद कर दिया, जिसको मधुर रस कहते हैं। मधुर के बाद अगर लवण होता ताकतवर, फिर अमल है, फिर कटु है। आप कटु, तिक्त, कषाय को लेने लग गए, कड़वी चीज़ें खाने लगी। आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखा आप कड़वी चीज़ें खाइए। आयुर्वेद तो कहता है प्रमेही रोगी को, शुगर के रोगी को मिश्री का प्रयोग करना चाहिए। बताओ कहाँ लिखा है उसने भाई तू सुबह सुबह करेला पी जा, सुबह सुबह एलोवेरा ले जा? कहीं नहीं लिखा। प्रत्येक प्रमेही रोगी को मिश्री का प्रयोग करना चाहिए अगर आपको शुगर से ठीक होना है। और हम मीठा खिला करके शुगर ठीक करते हैं। और ये हम कहते हैं भाई 15 दिन में आपको लगे तेरे घुटने कमजोर हो गए, घुटने ठीक होने लगे, तो इसका मतलब शुगर भी ठीक हो जाएगा। आपसे आंखों से कम दिखाई दे रहा, आपको लगे ठीक दिखाई नहीं देने लगा, तो इसका मतलब आपका शुगर ठीक हो जाएगा। आपके पैरों की जलन खत्म हो जाए, समझो आपका शुगर ठीक हो जाएगा, क्योंकि समय तो लगेगा। तो अगली बीमारी है हमारी बीपी, ब्लड प्रेशर। और क्या बीपी कैसे बढ़ता है, या कम बीपी, हाई बीपी, लो बीपी हो गया, और क्या इसका डायरेक्ट कनेक्शन हार्ट अटैक से है? क्या है ब्लड प्रेशर की बीमारी होना और कैसे होती है? क्या निदान है आयुर्वेद में? क्या परमानेंट निदान है? देखिए, आयुर्वेद कहता है जब भोजन का सही रूप से पाचन नहीं होता और आम रस से रक्त नहीं बनता, आम रक्त बनने लग जाता है, तो जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो चिपकता हुआ
रक्त जो है उनको भीड़ा कर देता है, सिकुड़ जाती है, कमजोर भीड़े हो जाती है। और ऐसे ही जहाँ से पानी गुजरता वो भी अंदर से नहर हो गया, तो वहाँ वायु को गुजरने का स्थान नहीं मिलता। जब वायु को गुजरने का स्थान नहीं मिलता और उस वायु का प्रभाव आपकी हट की तरफ आता है तो डॉक्टर कहते हैं बीपी बढ़ गया, आयुर्वेद कहता है ये वायु बढ़ गई। आप गैस को ख़त्म कर दो। अब डॉक्टर क्या करता है, वहाँ जाएंगे सीधा एक इंजेक्शन लगाता है जो आपकी गैस को दूर करता है। कई नाम है वैसे तो, एक ऐसी लोग विशेष है कि वो नस में वो लगा देता है। ऐसी लोग क्या काम करता है, गैस को तो दूर करता है। इसका मतलब हार्ट अटैक जो था कोई और रोग नहीं था, गैस का रोग था। और वैसे भी इलाज करते कहते हैं सुबह सुबह कैप्सूल खा लेना, एसिड नहीं बनेगा, यानी आपकी गैस को ठीक किया जाता है। इसका मतलब गैस का रोग है, ना कि कोलेस्ट्रॉल का रोग है, ना ये घी की बीमारी है, ना कुछ और, ये गैस की बीमारी है। आप घी खा के डॉक्टर के पास गए, बीपी बढ़ा हुआ था, लेकिन एसिलो को लगाया और आपका बीपी ठीक हो गया। नहीं तो घी तो अब भी था, खत्म तो नहीं हुआ, इसका तो गैस की अधिकता थी। तो आयुर्वेद कहता है हृदय रोग कोई बड़ी बीमारी नहीं है, 5 प्रकार का साधारण सा रोग है, और उसको अगर आप गैस ना बनने दें तो हृदय आपका कभी परेशान ही नहीं कर सकता। उसके लिए कहता है सुबह जितना जल्दी खाएंगे और शाम को जितना लेट खाएंगे, कभी आपको बीपी बन ही नहीं सकता, हृदय रोग बन ही नहीं सकता। साधारण सा इलाज है, भोजन के बीच में पानी पियो और सुबह शाम छक का भोजन करो, खूब भरपेट खाइए और घी खाइए। सारा दिन जब आप भूखे रहोगे, जिसको कहते हैं मॉडर्न साइंस कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ के होता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब कच्चा रस। जब सारा दिन भूखे रहोगे, पानी का प्रयोग करोगे, कहाँ से बनेगा कच्चा रस? उनके अनुसार कच्चा रस नहीं बनेगा, हमारे अनुसार वायु नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी। मतलब तो पेशेंट को ठीक होने से है ना। मैं कह दूँ आप हृदय रोगी हैं और मैं आपको कहूँ आप गैस के रोगी हैं, तो आप इतने सीरियस नहीं होंगे। वो आपको डरा करके आप कहते हैं हृदय रोगी हैं, बात वही करना है। बीपी जो है गैस की बीमारी है, आप गैस को दूर कर दीजिए, खाना ठीक कर दीजिए, सोचना ठीक कर दीजिए। सोचने के लिए नाक में घी डाल लीजिए, सोते दबे, कभी सोचने के प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। अभी आपने कोलेस्ट्रॉल की बात छेड़ी, तो क्या कोलेस्ट्रॉल ये गुड और बैड कुछ होता है या ये? हाँ, एलोपैथी में 3 प्रकार का ये बता दिया गया है, गुड है, बैड है, लेकिन आयुर्वेद कहता है जो कफ है, अगर कफ के साथ वायु आ गई तो काला काला ब्लैक कफ आता है, जिसको आमरस बोलते हैं। पित्त आ गई तो पीले रंग का कफ आता है, और कफ है उसमें तो सफ़ेद दिखता है। तो इसी प्रकार के गुड और बेस्ट है कि वायु को सबसे विकृत माना गया है, जिसमें वायु का अंश आ गया कुछ ब्लैकिश आ गया आयुर्वेद की भाषा में। पित्त का आ गया तो उसको दूसरे भाव का माना जाता है, और कफ को सबसे अच्छा श्रेष्ठ माना जाता है कि भाई ये आपको गुड आ गया, दूसरा वो बैड कहते हैं, वो बैड आ गया। जहाँ वायु की अधिकता ज़्यादा आ गई, वायु में ही वायु विकृत कर रही है, वायु को वायु विकृत कर रही है, तो समझो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया। वायु का पित्त करता है तो साधारण कोलेस्ट्रॉल हो गया, और वायु के साथ अगर कफ आ गया है तो इसका मतलब आपका गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा बन गया, ठीक है ना। इसका मतलब कफ का जो आपका डाइजेशन सिस्टम है उसको मजबूत कर दीजिए। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, लोग हलवा बनाते हैं, हलवे में खूब घी होता है, लेकिन घी जब तक कच्चा है कढ़ाई के चिपकता है, पकने के पश्चात कढ़ाई छोड़ देता है ना। इसका मतलब घी के कारण पकने दीवारों पर नहीं चिपका, वो पकने के कारण था। ऐसे ही शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या बीपी या हृदय रोग का होना आपका घी नहीं है, आपका पाचन संस्थान की कमजोरी है। जब पाचन सही हो जाएगा तो वही घी आपका फायदा करके आपको ताकत देकर आपके मल को बाहर निकाल लेगा। आप उसको नहीं लेंगे तो मल कैसे बाहर निकलेगा? बगैर घी के मल बाहर निकल ही नहीं सकता। इसलिए आयुर्वेद कहता है घी का प्रयोग कीजिए। स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। अगर जिस भोजन में घी खाएंगे, मीठा खाएंगे, अमृत है, उसका प्रयोग करो। तो आज ये कुछ बीमारियों पर हमने वैद्य सत्यप्रकाश आर्या जी से बात की है, और इन्होंने बहुत ही टू द पॉइंट बातें की हैं, और आयुर्वेद को कैसे एलोपैथ से बेहतर एक विकल्प के तौर पर साझा किया है, और आयुर्वेद में कितने गुण हैं ये हम आगे किन किन बीमारियों से और बेहतर तरीके से ये इलाज कर सकते हैं, उन सभी बीमारियों पर आने वाले कुछ एपिसोड्स पे हम बात करेंगे। इसी तरीके से हम इसे पॉडकास्ट नहीं, इसे गांव कास्ट, इसे कृषि कास्ट कहते हैं, और अपने फार्म पर ये शूट करते हैं, और आप लोगों को एक नेचुरल लाइफ जीने के लिए हम आग्रह करते हैं और प्रेरित भी करते हैं। तो सत्यप्रकाश आर्या जी, आज का विशेष सेशन आपके साथ अच्छा बीता, और मुझे लगता है ये लोगों के लिए बहुत ही कामयाब रहा होगा और बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, और जो लोग पीड़ित हैं किसी भी समस्या से वो आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, जाते जाते मैं आपके रोगियों को, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर कोई विषय रह गया है तो मेरा अपना YouTube चैनल है नाड़ी वैद्य काया क्लब, उस पर जाकर के आप
घरेलू इलाज प्रयोग करके देखिए, फिर आपको आयुर्वेद की ताकत का एहसास होगा। मैं औषधि की बात नहीं कर रहा, आप उस पर जो लिखे हुए घरेलू इलाज मैंने कहे वो कीजिए, आपको लगेगा कि आयुर्वेद कितना ताकतवर है और आपका विश्वास हो जाएगा कि आयुर्वेद, इसलिए आयुर्वेद को जीना चाहिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके यूट्यूब चैनल का भी लिंक आपको दे दूंगा, जिससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और छोटी छोटी और काम की बातें आप जानेंगे। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो क्वेश्चन किए, और मेरी आशा कि आपके सभी सवालों का जवाब मिला होगा। बिल्कुल मिला, और लोगों के सवालों के जवाब भी मिले होंगे। हाँ, अगर नहीं मिले तो बता देना, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि हमने आयुर्वेद को पढ़ा है और कढ़े हैं आयुर्वेद को। धन्यवाद।